नमस्कार बच्चों। आप देख रहे हैं राजस्थान एग्जाम पाठशाला और आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। बिल्कुल। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के इस डीप डाइव में। हाँ, तो बच्चों माहौल एकदम क्लासरूम वाला रहेगा। कॉपी पेन निकाल लीजिए और ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से से, यानी उच्च न्यायालय की जो सुपर पावर्स हैं वहां से हम शुरू करेंगे, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मैम हमारे नोट्स के हिसाब से सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है अनुच्छेद 227। हाँ, आर्टिकल 227। ये अनुच्छेद उच्च न्यायालय को एक बहुत ही बड़ी शक्ति देता है, अधीक्षण की शक्ति, यानी सुपरिंटेंडेंस। मतलब राज्य के जितने भी न्यायालय हैं और न्यायाधिकरण हैं उन सब पर हाई कोर्ट का कंट्रोल रहेगा, है ना? बिल्कुल सर। इसके तहत हाईकोर्ट जो है वो अपनी अधीनस्थ न्यायालयों से विवरण मांग सकता है, मतलब रिपोर्ट्स मांग सकता है, और उनके लिए नियम और प्रारूप भी बना सकता है। अच्छा बच्चों, इसे एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी से समझिए। जैसे आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है ना? हाँ, प्रिंसिपल वाला उदाहरण बहुत सटीक है इसके लिए। तो प्रिंसिपल सर क्या करते हैं? वो खुद हर क्लासरूम में जाकर पढ़ाते तो नहीं है, लेकिन वो सभी क्लासरूम्स की निगरानी करते हैं। सही बात है। वो देखते हैं कि सारे टीचर्स सही से पढ़ा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। वो नियम बनाते हैं कि स्कूल कितने बजे खुलेगा, असेंबली कैसे होगी, और हर क्लास से रिपोर्ट कार्ड यानी विवरण मांगते हैं। ठीक उसी तरह हाईकोर्ट राज्य का प्रिंसिपल है और बाकी सारी निचली अदालतें उसके क्लासरूम्स हैं। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने सर। बच्चों, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो जवाब होगा अनुच्छेद 227। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 228 की तरफ। ये भी एक बहुत ही दिलचस्प पावर है हाईकोर्ट की। हाँ, आर्टिकल 228 ये कहता है कि अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय मतलब निचली अदालत में कोई ऐसा मामला लंबित है जिसमें संविधान की व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न छिपा हुआ है, जिसे हम लीगल भाषा में सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। बिल्कुल। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो हाई कोर्ट उस मामले को उस निचली अदालत से अपने पास मंगवा लेगा और स्वयं उसका निपटारा करेगा। लेकिन मैम, यहाँ बच्चों के मन में एक सवाल आ सकता है, आखिर संविधान की व्याख्या करने का अधिकार इन निचली अदालतों को क्यों नहीं दिया गया? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए, संविधान पूरे देश का सर्वोच्च कानून है। अगर हम हर जिले की अदालत को संविधान की व्याख्या करने की छूट दे देंगे तो क्या होगा? शायद हर जज अपने हिसाब से अलग अलग मतलब निकालने लगेगा। बिल्कुल सही। जयपुर का जज कुछ और व्याख्या करेगा और बीकानेर का जज कुछ और। इससे पूरे राज्य में एक ही कानून के कई अलग अलग मतलब बन जाएंगे और इससे एक बहुत बड़ी कानूनी अराजकता फैल जाएगी। अच्छा, तो इसी कंफ्यूजन को रोकने के लिए हाई कोर्ट मामले को अपने पास मंगा लेता है। एकदम सही। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा तीसरा मुख्य बिंदु है न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी जुडिशियल रिव्यू। अरे हाँ, ये तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा फिल्टर है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा इसे। जुडिशियल रिव्यू का सीधा सा मतलब है कि राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। मतलब अगर कोई भी कानून संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है तो हाई कोर्ट उसे अमान्य या इनवैलिड घोषित कर सकता है। हाँ, लेकिन सर यहाँ पर बच्चों से अक्सर एक गलती होती है एग्जाम्स में। वो क्या? बच्चे सोचते हैं कि चूंकि ये राज्य का हाई कोर्ट है तो ये सिर्फ राज्य सरकार के कानूनों की ही जांच कर सकता है। अच्छा। मतलब उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार के कानूनों की जांच सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। बिल्कुल। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर एग्जाम में सवाल आए कि क्या हाई कोर्ट केंद्र सरकार के कानूनों की जांच कर सकता है, तो आप कैसे लिखेंगे? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। एकदम सही। हाई कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो बच्चों, ये था हमारा पहला सेक्शन। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं 30 सेकंड में। बहुत बढ़िया। अब बच्चों, शक्तियों को तो हमने समझ लिया, लेकिन राजस्थान कोई छोटा मोटा राज्य तो है नहीं। सही बात है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान। बिल्कुल। तो अब ये देखना बहुत जरूरी है कि इतने विशाल राज्य में इन न्यायिक शक्तियों का भौगोलिक रूप से बंटवारा कैसे किया गया है। और यहीं से हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, क्षेत्राधिकार का महाविभाजन, जोधपुर मुख्य पीठ और जयपुर खंडपीठ। तो राजस्थान हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है, जिसे हम प्रिंसिपल सीट कहते हैं, वो जोधपुर में स्थित है। जी, और इस मुख्य पीठ के अधिकार क्षेत्र में कुल 19 न्यायालय आते हैं। 19 न्यायालय, मतलब पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा।
जैसे जोधपुर जिला खुद हो गया, जालोर, सिरोही, बीकानेर। हाँ, और इसके अलावा उदयपुर, प्रतापगढ़ जैसे जिले भी जोधपुर मुख्य पीठ के ही अंतर्गत आते हैं। और दूसरी तरफ है हमारी खंडपीठ यानी जयपुर बेंच। जयपुर खंडपीठ के अधिकार क्षेत्र में कुल 17 न्यायालय आते हैं। 17 न्यायालय। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान वाले जिले हैं, जैसे जयपुर जिला, अलवर, सीकर, भरतपुर, अजमेर और कोटा। बिल्कुल। तो बच्चों याद रखिएगा, जोधपुर के पास 19 और जयपुर के पास 17। ये आंकड़ा एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। लेकिन मैम, इस पूरे सिस्टम में कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम अलर्ट है। इस पॉइंट को अपनी नोटबुक में अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ, वो बाड़मेर और नागौर वाला पॉइंट। बिल्कुल। बाड़मेर और नागौर दो ऐसे जिले हैं जिनका न्यायालय उनके जिला मुख्यालय पर स्थित नहीं है। ये बहुत ही ट्रिकी सवाल बनता है। अगर बाड़मेर के किसी नागरिक को अपना मामला दर्ज कराना हो तो वो बाड़मेर शहर में नहीं जाएगा। तो वो कहा जाएगा? उसे जाना पड़ेगा बालोतरा, क्योंकि बाड़मेर जिले का न्यायालय बालोतरा में है। और इसी तरह नागौर जिले का न्यायालय नागौर शहर में नहीं बल्कि मेड़ता में है। सही कहा। और बच्चों को ये अपवाद एकदम रटावा होना चाहिए, बाड़मेर का बालोतरा और नागौर का मेड़ता। अब इसी भौगोलिक विभाजन से जुड़ा हुआ एक और बहुत ही शानदार पॉइंट है हमारे नोट्स में जी, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण। हाँ, राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे? जैसे हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में है ना? जी। लेकिन इस सिविल सेवा अपील अधिकरण का मुख्यालय राजधानी जयपुर में है और इसके अधिकार क्षेत्र में 4 संभाग शामिल हैं। और इसकी जो एक स्थायी पीठ बनाई गई है वो जोधपुर में है, जिसके अधिकार क्षेत्र में 3 संभाग आते हैं। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा कि मैम, हाई कोर्ट में तो मुख्य पीठ जोधपुर में थी, या अधिकरण में मुख्य पीठ जयपुर में क्यों है? इसके पीछे बहुत ही सॉलिड प्रशासनिक लॉजिक है सर। देखिए, हाई कोर्ट का काम पूरी तरह से न्यायिक है, लेकिन ये जो अधिकरण है ये सरकारी कर्मचारियों के विवादों को सुनता है। जैसे ही ट्रांसफर, प्रमोशन या सैलरी से जुड़े विवाद। बिल्कुल। अब राजस्थान सरकार का पूरा सचिवालय, सारे बड़े विभाग और प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। हाँ, जयपुर राजधानी जो है। तो जब कर्मचारियों के रिकॉर्ड्स जयपुर में हैं, अधिकारी जयपुर में हैं, तो अधिकरण का मुख्यालय जयपुर में रखना ही सबसे सही फैसला था। अरे वाह, मतलब प्रशासनिक और न्यायिक संतुलन को बहुत ही खूबसूरती से बिठाया गया है। और पश्चिमी राजस्थान वालों को परेशानी न हो इसलिए जोधपुर में एक स्थायी पीठ बना दी। एकदम सही। तो बच्चों, फटाफट से इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। जोधपुर मुख्य पीठ के पास 19 न्यायालय, जयपुर खंडपीठ के पास 17, बाड़मेर का न्यायालय बालोतरा में और नागौर का मेड़ता में, और सिविल सेवा अधिकरण का मुख्यालय जयपुर में, जबकि उसकी पीठ जोधपुर में। बहुत बढ़िया। अब बच्चों, संस्थाएं तो इमारतों से बनती नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, संस्थाएं तो उन महान लोगों से बनती हैं जो वहां काम करते हैं, जो उस कुर्सी पर बैठते हैं। सही बात है। और इसीलिए हमारा सेक्शन 3 है हॉल ऑफ फेम, यानी राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था के ऐतिहासिक न्यायाधीश और प्रमुख न्यायिक संस्थाएं। राजस्थान का जो न्यायिक इतिहास है ना सर, वो सच में बहुत गौरवशाली रहा है। हाँ, और यहाँ से हमेशा प्रथम वाले सवाल बनते हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट होते हैं। जैसे कि राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बच्चों, इस नाम को एकदम रट लीजिए, कांता भटनागर जी। ये प्रथम महिला न्यायाधीश थी राजस्थान हाईकोर्ट की। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी। और हमारे नोट्स में एक बहुत ही अनोखा नाम भी है, जस्टिस फारूक हसन। हाँ, ये एक बहुत ही विशिष्ट न्यायाधीश रहे हैं। विशिष्ट क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे न्यायाधीश थे जो राज्य मंत्री के पद पर भी आसीन रहे हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल, लेकिन सर, राजस्थान हाईकोर्ट की जो असली गरिमा है वो तब दिखती है जब हम सुप्रीम कोर्ट तक का सफर देखते हैं। अरे हाँ, ये आंकड़ा तो बहुत ही शानदार है। राजस्थान हाईकोर्ट के कुल 14 मुख्य न्यायाधीश आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने। 14 जज? हाँ। ये दिखाता है कि राजस्थान में कानूनी समझ और गुणवत्ता का स्तर कितना ऊंचा है। इस लिस्ट में पंकज मित्तल, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, एस रविंद्र भट्ट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और इन 14 में से 2 नाम तो ऐसे हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बने, बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बच्चों, इन दोनों जजों के नाम आपको याद रखने पर विशेष जोर देना है। वो 2 नाम हैं
कैलाशनाथ वांचू और जे.एस. वर्मा। जस्टिस जे.एस. वर्मा का नाम तो भारतीय न्यायिक इतिहास में बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। बिल्कुल। और जब ऐसे शानदार जज किसी राज्य से निकलते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वहाँ की जो ट्रेनिंग और नींव है वो कितनी मजबूत होगी। और ये नींव तैयार करने का काम करती हैं हमारी कुछ प्रमुख संस्थाएं। जैसे पहली है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। जी, जिसकी स्थापना 1998 में जयपुर में हुई थी। इसका काम क्या होता है मैम? इसका मुख्य काम है लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देना, लोक अदालतें लगवाना, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति पैसे की कमी के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। बहुत ही नोबल काम है ये तो। और दूसरी प्रमुख संस्था है राजस्थान राज्य न्यायिक अकेडमी। ये तो न्यायपालिका की एकदम रीढ़ की हड्डी है सर। हाँ, हमारे नोट्स बताते हैं कि इसकी स्थापना 16 नवंबर 2001 को जोधपुर में हुई थी। और तब इसका नाम कुछ और था। जी, बाद में 24 जनवरी 2007 को इसका वर्तमान नामकरण हुआ, राजस्थान राज्य न्यायिक अकेडमी। ये अकेडमी करती क्या है? ये नए जजों को ट्रेनिंग देती है। जब कोई परीक्षा पास करके जज बनता है तो उसे सिर्फ किताबी ज्ञान होता है। लेकिन कोर्ट रूम में तो प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए होता है ना? बिल्कुल। गवाहों को कैसे समझना है, सबूतों की बारीकी कैसे देखनी है, कोर्ट का प्रेशर कैसे हैंडल करना है, ये सब न्यायिक अकेडमी ही सिखाती है। तो चलिए बच्चों, इस हॉल ऑफ फेम का भी एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। प्रथम महिला न्यायाधीश कांता भटनागर, सीजेआई बनने वाले 2 जज कैलाशनाथ वांचू और जे.एस. वर्मा। विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में और न्यायिक अकेडमी जोधपुर में। एकदम क्लियर। तो बच्चों, हमने सबसे ऊंचे स्तर यानी हाई कोर्ट और उनके जजों के बारे में बात कर ली। अब हमें पिरामिड के सबसे निचले लेकिन सबसे अहम हिस्से पर चलना चाहिए, यानी जमीनी स्तर पर न्याय, अधीनस्थ न्यायालय और ई कोर्ट का उदय। संविधान के भाग 6 में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक इसके उपबंध हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 233, जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा है। हाँ, और सर यहीं पर एग्जामिनर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप बिछाता है। वो कैसे? देखिए, अगर एग्जाम में सवाल आए कि जिला जज की नियुक्ति कौन करता है, तो बच्चे अक्सर जल्दबाजी में हाई कोर्ट पर टिक कर देते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि जजों की नियुक्ति है तो हाई कोर्ट ही करेगा। बिल्कुल, लेकिन याद रखिए बच्चों, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, हाई कोर्ट केवल परामर्श देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गजब का पॉइंट है। राज्यपाल नियुक्ति करते हैं उच्च न्यायालय के परामर्श से। इसे एकदम दिमाग में बिठा लीजिए बच्चों। अब अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय जिला न्यायालय होता है। और इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है दीवानी न्यायालय, जिसे हम सिविल कोर्ट कहते हैं, और दूसरा है फौजदारी न्यायालय, जिसे क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। अब बच्चों को इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही आसान और व्यावहारिक उदाहरण से समझाते हैं। जी सर, बताइए। मान लीजिए आपका अपने पड़ोसी के साथ किसी जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद हो गया है, या आपने किसी को पैसे उधार दिए और वो वापस नहीं कर रहा है। मतलब मामला सिर्फ पैसे या संपत्ति के अधिकार का है? बिल्कुल, कोई मारपीट या खून खराबा नहीं हुआ है। तो ऐसे मामले जो होते हैं ना, वो दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट में जाते हैं। और अगर वही पड़ोसी जमीन के विवाद में गुस्से में आके हमला कर दे, लाठी डंडे चल जाए या कोई चोरी डकैती जैसा अपराध हो जाए, हाँ, जहाँ समाज के नियम तोड़े जाएं और अपराध हो, तो ऐसे मामलों की सुनवाई फौजदारी न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट में होती है, जहाँ सजा या जेल का प्रावधान होता है। तो एकदम सिंपल फ्लो चार्ट बन गया बच्चों। दीवानी मतलब संपत्ति या पैसा, और फौजदारी मतलब अपराध या लड़ाई झगड़ा। बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो गया ये। लेकिन सर, ये जो अदालतों की पूरी व्यवस्था है, इसमें अब एक बहुत बड़ा आधुनिक बदलाव आ रहा है। आप ई कोर्ट्स की बात कर रही है ना? बिल्कुल। ई कोर्ट या वर्चुअल कोर्ट, राज्य की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन जुलाई 2022 में किया गया था। हाँ, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एस. शिंदे द्वारा। ये कोई छोटी बात नहीं है सर। ये तकनीक जो है ना, ये हमारी न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदल रही है। मतलब अब छोटे मोटे मामलों या तारीख लेने के लिए लोगों को मीलों दूर अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हाँ, इससे पारदर्शिता बढ़ती है और न्याय मिलने की गति भी तेज होती है। तो बच्चों, ये था हमारा पूरा डीप डाइव। 1 मिनट के अंदर पूरी 20 मिनट की क्लास का ऊर्जावान रिवीजन करते हैं। तैयार हो जाइए बच्चों। अनुच्छेद 227 हाई कोर्ट की अधीक्षण शक्ति, अनुच्छेद 228 संविधान की व्याख्या वाले मामलों को मंगाना। जोधपुर मुख्य पीठ के पास 19 न्यायालय और जयपुर खंडपीठ के पास 17। प्रथम महिला न्यायाधीश कांता भटनागर, और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल करते हैं। बिल्कुल सही। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। बस निरंतर रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही सिलेक्शन की असली चाबी है। खुद पर विश्वास रखें। और मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल राजस्थान एग्जाम पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करिए।